ठीक है, तो आज देखो ये अपनी वर्कशीट है, आज अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसके अंदर है। तो जो मैंने पहले पढ़ा है, जो किया है, उसी के ऊपर दिमाग वाले क्वेश्चंस क्या होते हैं उसके लिए पहले मैं क्विक 10 मिनट में रिवीजन करता हूँ। तो 10-15 मिनट रिवीजन और फिर क्वेश्चन सॉल्विंग, तो आपको समझ में आएगा कि सीईटी, जेईई मेन, जेईई एडवांस के क्वेश्चंस कैसे होते हैं। ठीक है, तो सबसे पहली चीज क्विक रिवीजन है। सबसे पहला तो ये अपना लेंथ ए लेंथ बी, तो इसको कैसे लिखते हैं अपन, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और सबको पता है कि भाई ये राइट एंगल होना चाहिए, तो पाइथागोरस थ्योरम राइट एंगल में वैलिड होता है। ठीक है, सब यहाँ पे देखो, मैं रिवीजन यहाँ से ही कर रहा हूँ दोनों, ठीक है सब लोग। फिर उसके बाद राइट एंगल ट्राइंगल, ये लेंथ एल है, ये एंगल थीटा है, तो ये लेंथ कितनी होती है, एल साइन थीटा। ठीक है भाई, तुम दोनों ने देख क्या है, क्या सब याद है क्या, एल साइन थीटा एल कोस, नहीं मतलब नहीं दे, फिर वीडियो तुमने सिर्फ देखा है तूने भाई, ठीक है। तो ये लेंथ होती है एल साइन थीटा और ये लेंथ होती है एल कॉस थीटा। अब ये दिमाग में रखना है आपको, एल साइन थीटा एल कॉस थीटा। ठीक है, साइन थीटा कॉस थीटा सबकी वैल्यू सबको याद है, मैंने साइन 120 साइन 150 भी लिख के दिया था, वो भी सब दिमाग में रखना है। ठीक है, इन दोनों को यूज करके हमने दो टाइप के क्वेश्चंस किए थे। एक सपोज एक ऐसा ट्रायंगल बनेगा और सपोज एक ऐसा बनेगा। ठीक है, जैसे इसकी लेंथ 10 है, इसकी लेंथ 8 है और ये एंगल 60 डिग्री है सपोज। तो बोला है कि भाई इसकी लेंथ ए बी की लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ ए बी कितनी होगी। ठीक है, ये लेंथ ए बी कितना होगा, इसकी लेंथ 8 है, इसकी लेंथ 10 है, और बोला है कि लेंथ ए बी कितना होगा। इस टाइप के जो भी कभी देखो, इस टाइप के जो भी क्वेश्चन आते हैं और इसमें ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस यूज करना है, तो हमेशा अपन क्या बनाते हैं, राइट एंगल ट्रायंगल। तो कैसे राइट एंगल ट्रायंगल बनाते थे हम लोग, कभी भी ऐसे करके ड्रॉप करना होता है ना, परपेंडिकुलर ड्रॉप करना है। परपेंडिकुलर ड्रॉप करने के बाद जैसे मैंने यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप किया, ये परपेंडिकुलर ड्रॉप, यहाँ से एक्सटेंशन, यहाँ पे परपेंडिकुलर ड्रॉप। ठीक है, अब ध्यान में रखना, सपोज ये एंगल किसी ने सपोज दिया है कि 120, तो एंगल कितना हुआ 60। अब हमेशा ध्यान में रखना ट्रिग्नोमेट्री ये लगानी होती है, ये भी याद है ना, एल साइन थीटा क्यू है, क्योंकि साइन थीटा क्या होता है, अपोजिट अपॉन हाइपोटेन्यूस। तो अपोजिट इज इक्वल टू क्या, हाइपोटेन्यूस इनटू साइन थीटा। तो ये एल साइन थीटा, अभी मैंने क्या बोला था कि अपने को ये चीज काम में आएगी पूरा थ्रू आउट 2 ईयर्स, तो ये याद रखना होता है। ठीक है, अब ये ध्यान में रखना, ये 8 है, तो कभी भी ये ट्रिग्नोमेट्री कभी कैसे लगेगी यहाँ पे, तो हाइपोटेन्यूस दिख रहा है, राइट एंगल ट्रायंगल दिख रहा है, तो आपको पता है ये 8 है, तो ये क्या हो गया 8 साइन 60 और ये 8 कॉस 60। अब ये सपोज हो गया, तो ये लेंथ ए भी निकलना है, वो पाइथागोरस से निकल सकती है, क्योंकि 8 cos 60 की वैल्यू कितनी होती है 4, तो 10 में से ये 4 गया, तो इधर कितना हुआ 6, और 8 sin 60 is 4√3, तो ये 6 हो गया 4√3, तो ये क्या हो गया पाइथागोरस। तो इस तरीके से क्वेश्चंस को सॉल्व करते थे, सबको याद है सब, ये सब ये फर्स्ट लेक्चर था अपना। जैसे इसमें करना है तो 10, तो ये बाजू में क्या 10 cos 60, 10 sin 60, 10 cos 60 कितना होता है 5, और ये कितना 5√3, तो अब ये 8 + 5 13, और ऐसा करके फिर ये क्या लगाएंगे पाइथागोरस थ्योरम, बराबर। अब इस सबको यूज करके अपन ने सेकंड लेक्चर में क्या देखा था, हाँ सेकंड लेक्चर में अपन ने पहले तो मतलब फर्स्ट लेक्चर में स्केलर वेक्टर भी डिफाइन किया था। और वेक्टर क्या होता है बेसिकली, क्योंकि जो हम लोग क्वांटिटीज लेंगे, फोर्स, वेलोसिटीज, एक्सेलरेशन, मोमेंटम, इंपल्स, ये सारे के सारे क्या आने वाले वेक्टर्स, फिजिक्स में जो पढ़ना है। तो वेक्टर्स इन सारे क्वांटिटी, जैसे एक इलेक्ट्रिक फील्ड और दूसरा इलेक्ट्रिक फील्ड, या एक मैग्नेटिक फील्ड और दूसरा मैग्नेटिक फील्ड को ऐड करना है, तो कैसे ऐड करते हैं, तो डायरेक्टली ऐसा नहीं 10 + 5 = 15 ऐसा ऐड नहीं करते। तो कभी भी वेक्टर्स को ऐड करने के लिए अपने को वेक्टर एडिशन, पहले तो वेक्टर समझना जरूरी है और उसके लिए वेक्टर एडिशन समझना जरूरी है। तो बेसिकली वेक्टर्स मतलब क्या, एरो, जैसे ऐसा एरो दिखेगा उस एरो को ही हम लोग क्या बोलेंगे वेक्टर। ठीक है, जैसे इस एरो को मैंने बोला ए वेक्टर, तो सिंबल ये होता है, और इस एरो की लेंथ को हम क्या बोलते हैं मैग्नीट्यूड, और डायरेक्शन इसको हम क्या बोलते हैं टेल, और इसको हेड। ठीक है, ये दूसरा वेक्टर बी वेक्टर। अब ए वेक्टर की लेंथ सपोज 8 है, बी वेक्टर की लेंथ सपोज 6 है, तो हम इसको कैसे लिखते थे, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 8, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड इज 6, ऐसा लिखते थे ना। मैग्नीट्यूड का सिंबल क्या होता था ऐसा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं
मॉड्यूलस, तो मॉड्यूलस ऑफ ए मॉड्यूलस ऑफ बी। अब ए वेक्टर एंड बी वेक्टर के बीच का जो एंगल है, ऐसा मैंने बोला 60 डिग्री है। तो कभी भी ध्यान में रखना, मैंने एक और चीज बोला था, दोनों वेक्टर के अंदर का एंगल दिखाना है तो दोनों वेक्टर के टेल क्या होने चाहिए, सेम। और इसी को हम लोग कौन सा वेक्टर बोलते हैं, कॉनकरेंट वेक्टर्स। सब टर्म्स याद आ रहे हैं? तो ये दोनों वेक्टर्स क्या हो गए, कॉनकरेंट। ठीक है, अब दो कॉनकरेंट वेक्टर्स को मैंने ड्रॉ किया, मतलब मैंने बोला ए वेक्टर बी वेक्टर के अंदर का एंगल 30 डिग्री है, तो ये ऐसे ही करोगे। देखो मैंने बोला ए वेक्टर बी वेक्टर का एंगल 60 डिग्री है, और आपने ऐसा भी ड्रॉ कर सकते हो ना। कोई बोलेगा सर ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के अंदर का एंगल कितना दिख रहा है, 60 डिग्री। क्या ये डायग्राम सही है? क्यों? क्योंकि एंगल दिखाने के लिए टेल सेम होनी चाहिए। यहां पे टेल हेड है, तो ये नहीं है, एंगल ऐसा दिखा है। अब मैंने बोला ए एंड बी वेक्टर का एंगल 60 डिग्री है, अब इन दोनों को ऐड करो। मतलब मेरा क्वेश्चन क्या है, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर। तो ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर जो वेक्टर मिलेगा ना, उस वेक्टर को हम बोलते हैं रिजल्टेंट वेक्टर। तो रिजल्टेंट वेक्टर को आर वेक्टर बोल देंगे, रिजल्टेंट का आर। अब ये आर वेक्टर को ड्रॉ करना है, कैसे ड्रॉ करना है? हाँ, तो ड्रॉ करने का तरीका क्या है, ए और बी के बीच में होगा रिजल्टेंट कहीं तो, बट ये एग्जैक्टली बीच में नहीं होगा, ये एंगल बाइसेक्टर नहीं है। तो कैसे होता है? तो उसके लिए अपन जो मेथड यूज करते हैं उसको हम बोलते हैं टेल हेड मेथड। टेल हेड, और उसी की दूसरा नाम क्या है, ट्रायंगल लॉ। ठीक है, तो टेल हेड मतलब क्या, ये ए वेक्टर है बी वेक्टर है, ध्यान रखना बी वेक्टर को पैरेलली शिफ्ट करो। तो बी वेक्टर को ऐसे क्या किया, पैरेलली शिफ्ट किया। लेंथ कितनी है, 6। अब देखो क्या हुआ, टेल हेड। तो जिन दो वेक्टर्स को ऐड करना है, दो एरोज को ऐड करना है, वो टेल हेड में है। फिर हम लोग क्या ड्रॉ करते हैं, रिजल्टेंट। फिर ये रिजल्टेंट को अपन ने ड्रॉ किया। अब तुम मुझे बताओ, इस रिजल्टेंट वेक्टर का मुझे मैग्नीट्यूड चाहिए। ये 8 है, ये 6 है। तो अपन ने अभी क्या चीज देखी थी, दो इसमें, एक क्या देखा था, पाइथागोरस, दूसरा, और मैंने एकदम सिंपल यहां से क्या ड्रॉ करना होता है, परपेंडिकुलर। तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करके ट्रिग्नोमेट्री एंड पाइथागोरस को यूज करके हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो कैसे करेंगे इसमें, तो परपेंडिकुलर ड्रॉ करो। कोई बोलेगा सर इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, ये 60 डिग्री, ये 60 डिग्री, तो यहाँ पे क्या हुआ, 6 क्या, 6 sin 60, 6 cos 60। अब ये सब कुछ आपको आता है, 6 cos 60 हाफ होता है, sin 60 √3/2 होता है। तो फटाफट आपने इसको क्या लिखा, 3, और इसको 3√3। समझ में आया? तुम दो लोग, जो मैं तुम्हारे लिए मतलब और सब लोग के लिए, क्योंकि एक हफ्ता हो गया तो जैसे क्विक रिवीजन के बाद फिर फ्रेश हो जाओगे, फिर आगे क्वेश्चंस। ठीक है, तो 2 क्वेश्चन नॉर्मल दूंगा, फिर अपन वर्कशीट्स करेंगे, और वर्कशीट से समझ में आएगा कि अच्छे क्वेश्चन क्या होते हैं। ठीक है, अब 8 + 3 कितना हुआ, 11, 3√3। तो इसका रिजल्टेंट क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ क्या, 11 का स्क्वायर प्लस 3√3 का स्क्वायर। बस इससे आपका रिजल्टेंट आ गया। कोई बोलेगा सर एंगल कितना है, तो अपन कैसे लेते हैं, tan अल्फा की वैल्यू क्या होती है इस पूरे ट्रायंगल में, tan अल्फा क्या होता है, 3√3/11। तो tan अल्फा की वैल्यू हो जाएगी 3√3/11। अब एक सिंपल चीज है यहाँ पे, ये जब हम लिखते हैं तो इसमें अल्फा आता है, तो उस अल्फा को tan इधर लेके जाके हम लोग क्या लिखते हैं, tan इनवर्स, 10⁻⁻1 मतलब tan इनवर्स 3√3/11 है। समझ में आ रहा है? इतना क्लियर हो गया? ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब था अपना फॉर्मूला डेरिवेशन। और कोई बोलेगा सर ये तो आपने बोल दिया कि भाई मेरा ये ए वेक्टर है, ये मेरा बी वेक्टर है, अंदर का एंगल थीटा है। अब हमेशा क्या हम ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस यूज करते रहेंगे क्या? नहीं। तो नॉर्मल जो नीट लेवल के, सीईटी लेवल के जो क्वेश्चन आते हैं, सीईटी एंड नॉर्मल नीट लेवल, उसमें डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके भी क्वेश्चन आ सकता है। नीट में नॉर्मल लेवल, नीट का अच्छा लेवल है, जेई लेवल समझेगा आपको भी, वर्कशीट में दूंगा तब। ठीक है, तो अब यहां पे देखो, ये मेरा ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, बोला कि भाई रिजल्टेंट निकालो। कैसे निकालते थे रिजल्टेंट, क्या फॉर्म, पहले मुझे बताओ, ये लेंथ ए है, ये लेंथ बी है, एंगल क्या है, थीटा। तो रिजल्टेंट कैसे ड्रॉ करोगे पहले तो बताओ। बी को क्या करेंगे, शिफ्ट, फिर क्या ड्रॉ करेंगे, रिजल्टेंट, फिर पाइथागोरस ट्रिग्नोमेट्री करके अपन रिजल्टेंट की वैल्यू लिखेंगे। तो दो लोग जो नए आए हैं, बाकी लोगों ने तो लिखा ही है, दो लोग जो नए आए हैं उन लोग ये ड्रॉ करके रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड लिखो। कितना फॉर्मूला क्या है वैसे, a² + b² +
2 इंटू ए इंटू बी इंटू कॉस थीटा। समझ में आ रहा है? याद है क्या? और एक सेकंड, tan अल्फा का फॉर्मूला क्या है? बी साइन थीटा अपॉन क्या? ए प्लस बी कॉस थीटा। याद रहेगा क्या? कंफर्म? बाकी तुम दोनों लिखो जरा, बाकी तुमको याद है। और कोई बोलेगा सर ये कैसे आया, पहले लिखने दो इनको, फिर हम बोलते कैसे आया। तो आप देखो कैसे आया ना, तो आपको ना अभी तो आपने लिखा है, अभी आपके सिर्फ दिमाग में इमेजिनेशन, ऐसा दिमाग में आपका पूरा का पूरा डेरिवेशन होना चाहिए। एक बार चेक करो दिमाग में, ये सब शिफ्ट करो, देखो कि दिमाग में आप इक्वेशन लिख पाते हो क्या, और फिर चेक करो कि सही है क्या दिमाग में। और देखो दिमाग में ऐसा ब्लैंक हो जाएगा, मैंने बोला ना दिमाग में देखो क्या लिखना है, ऐसा होता होगा ना। तो करो चलो, दिमाग में एक बार लिख के रखो, और तब तक तुम लोग जो है दो नहीं, सिर्फ एक बार ये जो डेरिवेशन कैसे आया, तो इधर एक शिफ्ट करो, रिजल्टेंट ड्रॉ करो, तुम लोग जस्ट शिफ्ट करके रिजल्टेंट ड्रॉ करो, बाकी सब दिमाग में। ओके, मुझे एक बात बताओ, ये ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, थीटा है, सबसे पहले क्या करोगे इसको, इसका मतलब आप देखो ये दिमाग में आना चाहिए कि भाई बी वेक्टर को मैंने शिफ्ट किया, फिर बी वेक्टर को शिफ्ट करने के बाद इसकी लेंथ कितनी है बी, फिर रिजल्टेंट को मैंने ड्रॉ किया। रिजल्टेंट कैसे होता है, पहले का टेल लास्ट वाले का हेड होता है, फिर क्या किया, फिर परपेंडिकुलर ड्रॉप किया। ये सब दिमाग में, मतलब ये अभी मैं लिख रहा हूँ क्योंकि, लेकिन आपका हो गया, ये एंगल थीटा है तो एंगल भी कितना है थीटा, दिमाग में लिखा आपने। फिर क्या हुआ बी थीटा, तो ये क्या हो जाएगा बी साइन थीटा, ये चीज बी कॉस थीटा। फिर हम लोग क्या करेंगे, ये जो टोटल लेंथ क्या है ए प्लस बी कॉस थीटा, और ये लेंथ बी साइन थीटा। तो फिर आप ऐसा करके यहाँ पे लिखोगे ए प्लस क्या बी कॉस थीटा का स्क्वायर प्लस बी साइन थीटा का स्क्वायर। अब यहां पे जैसी ट्रिग्नोमेट्री आती है बहुत सारे लोगों की तो हालत खराब होती है। बी साइन थीटा का स्क्वायर क्या होता है, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा। ए प्लस बी कॉस थीटा का स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2 इंटू ए बी कॉस थीटा प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। अब बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा, बी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, दोनों का एडिशन करेंगे तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, तो जिससे डायरेक्टली क्या आ जाएगा, ये आएगा ना, ठीक है। और ये आने के बाद आप देखोगे tan अल्फा कितना है यहाँ पे, इसमें tan अल्फा देखोगे तो b साइन थीटा अपॉन क्या a प्लस बी कॉस थीटा। कभी कभी ये फॉर्मूला आपको याद नहीं आया ना, कभी कभी क्या है ना, जब आप 30 चैप्टर्स पढ़ोगे फिजिक्स के, अभी तो 2 ही पढ़ रहे हो ना, स्केलर वेक्टर एंड यूनिट्स एंड डायमेंशन, तो 30 चैप्टर्स पढ़ेंगे, दिमाग में नहीं आया तो इतना भी आपको डेरिवेशन याद है ना कि ऐसा ऐसा करना है, तो आपको पता है बी ऐसा करेंगे तो इधर बी साइन थीटा आता है, इधर बी कॉस थीटा आता है, तो आप डायरेक्टली बी साइन थीटा अपॉन क्या ए प्लस बी कॉस थीटा। तो ये tan अल्फा एक्चुअली याद रखने की जरूरत नहीं होती, आप डायरेक्टली डेरिवेशन से याद रख सकते हो। तो डेरिवेशन से याद रखना ये जेई पाथ है, और डायरेक्टली याद रखना फॉर्मूला रटना वो है सीईटी और नीट नॉर्मल लेवल। समझ में आ रहा है, मैं आपको जस्ट डिफरेंस बता रहा हूं, ठीक है। अब चलो ये चीज हो गई, अब इसको यूज करके अपन कुछ क्वेश्चंस पहले कर लेते हैं। पहले 2 क्वेश्चंस इसको सिंपल डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करके बताओ और फिर शिफ्ट करके बताओ। ये 2 क्वेश्चन सिर्फ आपका क्या है रिवीजन, फिर अपन थोड़ा सा अच्छा 1-2 क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। पहले सब लोग क्विक देखो, ये क्योंकि बहुत सारे लोग अभी घूमने गए, फिर 7-8 दिन 7-8 लोग, मैं भी टॉपिक खत्म कर दूं और फिर वो 7 लोग आएंगे वापस और ऐसे करके बैठेंगे, ठीक है। इसलिए मैं थोड़ा धीरे धीरे पढ़ा रहा हूं, बट ध्यान में रखना आपका मई का छुट्टी है, मतलब मई मंथ में तो हम लोग फुल फ्लेज में जाने वाले हैं इस बैच में, मतलब अभी 7-8 दिन के बाद और, ठीक है। तब तक जो भी इधर उधर जो गए हुए लोग हैं, मुझे मैं देख रहा हूँ 7 लोग एब्सेंट है, ठीक है। तो वो 7 लोग थोड़ा सा जो भी नहीं जो एब्सेंट है वो एक बार देख लो, और आपके दोस्त होंगे तो उनको बताओ, ठीक है। ए वेक्टर बी वेक्टर क्विकली आपको करना है, इसकी लेंथ है 3, इसकी लेंथ है 4√2 और एंगल है 45 डिग्री। चलो मुझे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड बताओ यूजिंग फॉर्मूला, फॉर्मूला से बताओ। ए की वैल्यू यहां पे कितनी है, ए की वैल्यू कितनी है 3, बी की वैल्यू
4√2 और थीटा कितना है 45 डिग्री। बस इन तीनों को भी डायरेक्ट फॉर्मूला में पुट करना और डालना है। फटाफट देखो 2 मिनट का काम है। ओके सबने किया नए वाले? मुझे बताओ यहाँ पे क्या करोगे? अंडर रूट ऑफ पहले क्या करोगे? ए स्क्वायर मतलब कितना 3 स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर कितना है 4√2 का स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू ए इंटू क्या बी cos 45 1/√2। अब यहां पे इसके जगह पे मैं 1/√2 डालता हूं, राइट। अब मुझे एक बात बताओ, ये 3 स्क्वायर कितना डाल करोगे? 4√2 का स्क्वायर कैसे करते हो? 4 का स्क्वायर 16 एंड √2 का स्क्वायर, भाई √2 का स्क्वायर क्या होता है 2, तो कितना हुआ 32 प्लस यहां पे क्या ये √2 और √2। ध्यान में रखना कुछ लोग क्या करते हैं ना, ये √2 ऐसा करके ब्रैकेट करके करते, भाई ये एक ही है ऐसा, ठीक है। अब ये √2 तो ये कितना हुआ 4 3 12, 12 इंटू 2 24, तो ये 24। अब इसका अंडर रूट कितना है √65। कोई दिक्कत है? tan अल्फा चाहिए तो b साइन, मतलब क्या किया आपने, tan अल्फा क्या b साइन थीटा मतलब b 4√2 इंटू साइन 45 डिवाइड बाय क्या a 3 प्लस 4√2 cos 45। अब इसमें भी कुछ लोग मिस्टेक करते हैं, ध्यान में रखना ये एक ही टर्म है, ये एक टर्म है 4√2 cos 45 मतलब यहां पे ये 1/√2 होगा तो ये √2 और √2 कैंसिल हो जाएगा। कुछ लोग √2 इधर लेके क्या करें मल्टीप्लाई क्यों करना भाई, √2 कैंसिल हो रहा है, इधर दिख रहा है कितना 4, ये 1/√2 कैंसिल कितना दिख रहा है ऊपर 4, तो 4 डिवाइड बाय 4 प्लस 3 कितना 7, तो आंसर क्या 4/7। अब ये जो आपने क्वेश्चन सॉल्व किया किससे सॉल्व किया? फॉर्मूला से। किसी ने बोला उसको शिफ्ट करके करना होगा तो बी को शिफ्ट परपेंडिकुलर ऐसा करके पाइथागोरस और उससे करने का। तो एक ही क्वेश्चन आपने 2 मेथड से कर सकते हो। ये मेथड डायरेक्ट फॉर्मूला, दूसरा कौन सा शिफ्ट मतलब वो डेरिवेशन करके, ठीक है। एक ऑब्ट्यूज एंगल वाला क्वेश्चन फटाफट कर लो, मतलब अपना पिछले 2 लेक्चर का रिवीजन हो गया, फिर आगे बढ़ेंगे आज, ठीक है। ये मेरा ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, इसकी लेंथ है 6 और इसकी लेंथ है 4 और यहां पे एंगल सपोज दिया 120 डिग्री। तो मुझे इसका फॉर्मूला से करो। cos 120 कितना होता है वैसे? याद करो, मैं लिख के दिया था cos 120 कितना होता है। याद करने का कैसे याद करने का, 180 माइनस 120 कितना हुआ 60, तो cos 60 कितना होता है 1/2, उसको सिर्फ माइनस साइन डालने का, तो -1/2। और sin 120 हाँ भाई 180 माइनस 120 60, sin 60 √3/2, इसमें कोई ये नहीं डालना है, तो √3/2 बस। ये 2 वैल्यूज यूज करके अल्फा भी निकालो, tan अल्फा और mod r भी निकालो। ओके देखो यहाँ पे इसकी लेंथ 6 है, ये लेंथ 4 है, बताओ यहाँ पे क्या करोगे? सबका आया कि नहीं आया? रिजल्टेंट है, रिजल्टेंट पहले सिर्फ mod r निकालो, अल्फा ठीक है, पहले mod r निकालो। mod r कितना है सब लोग यहाँ पे देखो, जिनका नहीं आया सब लोग देखो यहाँ पे। mod r की वैल्यू कैसे निकालेंगे? a स्क्वायर 6 स्क्वायर प्लस b स्क्वायर कितना है 4 स्क्वायर प्लस क्या 2 इंटू 6 इंटू 4 इंटू क्या cos 120। अब cos 120 कितना होता है -1/2, तो 2 और 2 तो गए, इधर -1 है, तो क्या आएगा इसका आंसर अंडर रूट ऑफ क्या 36 प्लस 16 इधर -24 ना, तो कितना आंसर है अंडर रूट ऑफ क्या 28। सबको समझ आया? अब मुझे एक बात बताओ, यहां पे जो रिजल्टेंट है ये तो अपन ने किया, शिफ्ट से करना हो तो कैसे करेंगे? शिफ्ट
हाँ, तो एक बार शिफ्ट से फटाफट उधर ही करो, उस डायग्राम पे शिफ्ट से करो एक बार, देखो आंसर क्या आता है। और जो लोग नए हैं तुम यहाँ पे देखो शिफ्ट से इसको कैसे करना होता है। बी को पहले क्या करने का अपना रूल क्या है, बी को क्या करो शिफ्ट, तो बी को पहले शिफ्ट करेंगे पैरेलली, क्योंकि वेक्टर को सेम ही रखना है। पैरेलल क्यों करते हैं, क्योंकि डायरेक्शन सेम, तो यही वेक्टर इधर ड्रॉ किया है, ठीक है। तो टेल हेड, फिर क्या ड्रॉ करने का, रिजल्टेंट। अब ये रिजल्टेंट आ गया। अब इसमें सॉल्व करने का तरीका क्या है, देखो ये 120 एंगल है, तो एंगल कितना होता है 60। अब इसमें कभी भी ध्यान में रखना, रिजल्टेंट निकालने के लिए इधर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करना होता है। अब यहाँ से परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे तो आप देखोगे दो ट्रायंगल बनेंगे। एक ट्रायंगल में क्या बनेगा, साइन थीटा कॉस थीटा, और दूसरे एंगल में पाइथागोरस। तो एक हो गया फॉर्मूला। अब ये इसमें क्या करेंगे, ये 4 है, तो ये एंगल ये कितना हुआ 4 क्या साइन 60, पता है ना, एल साइन थीटा, ये क्या एल कॉस थीटा, तो ये चीज क्या 4 कॉस 60। 4 कॉस 60 कितना होता है 2, 4 साइन 60 2√3, तो ये 2 हो गया, 2√3 हो गया। अब 6 में से 2 गया तो इधर कितना बचा 4, तो ऐसा करके ये हो गया 4, और यहां पे ये लेंथ कितनी हुई 2√3, तो 2√3 और ये 4, तो यहां पे इसके क्या लगाएंगे अपन, अंडर रूट ऑफ क्या 4 स्क्वायर प्लस 2√3 का स्क्वायर, कितना है आंसर अंडर रूट ऑफ 16 प्लस 12, तो अंडर रूट ऑफ कितना 28, आंसर कितना अंडर रूट ऑफ 28, दोनों सेम। तो ये तुम दोनों ये चीज एक डायग्राम लिख के रखो शिफ्ट करके, और बाकी लोग का तो आई होगा ये चीज। अब ये तो आपका देखो, बाकी लोग आपका मैथ इतना अच्छा होना चाहिए कि शिफ्ट करके दिमाग में करने की कोशिश करो, बिना पेन एंड पेपर, डायरेक्टली बिना पेन एंड पेपर से 4 साइन 60 4 कॉस 60 दिमाग में याद रखो कि ये आता है कि नहीं, ये आता है कि नहीं, उससे आपका थोड़ा सा इमेजिनेशन स्ट्रांग होते जाएगा, क्योंकि इस टाइप का क्वेश्चन अपन ने किया है ऑलरेडी, ठीक है। हालत खराब मतलब अच्छे लेवल के क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। तो मुझे बताओ पहले मुझे बताओ ये सबको समझ में आ रहा है इतना, ठीक है। इसमें एक जो ट्रिकी था, वो थोड़ा सा ट्विक करके जो देते हैं वो क्या था, आपको मैंने एक सिंपल सी चीज बोली थी, ठीक है। कभी भी ध्यान में रखना रिजल्टेंट मतलब क्या होता है, ये सब यूज कहां पे होने वाला है, सब अपन जो पढ़ते हैं ये सारा यूज क्या होने वाला है, एक्चुअल में फोर्सेस आएंगे। जैसे इस बॉटल के ऊपर इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, इधर फोर्स लगाया, तो बोलेगा ये बॉटल कहां पे जाएगा, इस बॉटल के पास वेलोसिटी है, इधर भी वेलोसिटी है, तो अब दोनों वेलोसिटीज है, तो क्या दोनों जगह पे जाएगी क्या, नहीं, रिजल्टेंट पे जाएगी वो, तो वहां पे फिजिक्स में यूज होता है, ठीक है। तो जनरली हमने क्या देखा, इतना तो कंफर्म है, वेक्टर, दो वेक्टर्स है, इन दोनों के अंदर एक्यूट एंगल है, तो रिजल्टेंट कहां पे होगा हमेशा, क्यों बीच में होगा हमेशा, क्योंकि बी को शिफ्ट करेंगे तो रिजल्टेंट ऐसे ही होगा ना ड्रॉ, तो ए और बी के बीच में ही होगा, ठीक है। और इन वेक्टर्स को क्या बोलते हैं वैसे अपन, कॉनकरेंट वेक्टर्स, और बी को शिफ्ट करके रिजल्टेंट को ड्रॉ करते थे, यहां पे क्या बना ट्रायंगल ना, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं ट्रायंगल लॉ या टेल हेड, ये सब आपको पता है। अब प्रॉब्लम कहां पे आता है, जैसे ए वेक्टर और बी वेक्टर दोनों के अंदर का एंगल ऑब्ट्यूज है। अब प्रॉब्लम क्या है, रिजल्टेंट यहां पे बीच में कहीं भी हो सकता है, कहां भी हो सकता है, कोई बोलेगा सर ए के तरफ भी हो सकता है, हाँ, ये डिपेंड करता है ए और बी के मैग्नीट्यूड के और एंगल के ऊपर। तो रिजल्टेंट की पॉसिबिलिटी कौन से है, कोई बोलेगा सर ए और बी के बीच में इधर, तो एक पॉसिबिलिटी तो ऐसी हो सकती है कि भाई रिजल्टेंट कहां पे होगा, ए के तरफ, मतलब एक्चुअल में देखोगे तो रिजल्टेंट का ए के साथ एंगल क्या होगा, एक्यूट। ऐसा भी हो सकता है कि ए और बी के अंदर का जो रिजल्टेंट है वो कहां पे हो सकता है, एग्जैक्टली राइट एंगल, मतलब ऐसा भी, ये भी केस देखे थे ना अपन ने 3, रिजल्टेंट ऐसा भी हो सकता है, बराबर ना, मतलब रिजल्टेंट इज परपेंडिकुलर टू क्या ए वेक्टर, और कहां पे हो सकता है, रिजल्टेंट बी के तरफ भी हो सकता है, मतलब ये तीन पॉसिबिलिटीज है। तो इसीलिए ये वाला केस थोड़ा सा क्या होता है डिफिकल्ट, और इसी के ऊपर फिर वो जेई वाले क्वेश्चंस बनते हैं, इन्हीं के ऊपर जेई वाले क्वेश्चंस बनेंगे। अब आपको क्या है, जब क्वेश्चन आएगा तो जेई और नीट का दोनों क्वेश्चंस में आपको समझना है कि चीज क्या लगानी, फॉर्मूला से अच्छा हो सकता है या इससे अच्छा हो सकता है, ठीक है।
तो मैं भी आपका दिमाग चेक करेंगे अभी, ठीक है। पहले तो सिर्फ मुझे एक इसी के ऊपर मुझे एक जस्ट छोटा सा क्वेश्चन, ठीक है, अभी जो हुआ है, ठीक है। एक ये लास्ट का क्वेश्चन करो, मतलब लास्ट, ठीक है, ये लास्ट का क्वेश्चन करो, उसके बाद अपन वर्कशीट पे जाएंगे, ठीक। ये ए वेक्टर है 4 और ये बी वेक्टर है 4√2 और एंगल दिया है 135 डिग्री, ठीक है। तो जो तो यहां पे रिजल्टेंट वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना होगा और रिजल्टेंट वेक्टर कैसे दिखेगा। अब इस क्वेश्चन को पहले तो एक काम करो, पहले बिना कुछ दिमाग लगा के फॉर्मूला से करो। फॉर्मूला से कैसे करोगे? cos 135 की वैल्यू कितनी होगी वैसे फॉर्मूला में? cos 135 माइनस क्या 1/√2, ठीक है। ये सब लोग दिमाग में रखो, -1/√2। पहले बिना कुछ दिमाग लगा के डायरेक्ट कर लो, मॉड r की वैल्यू क्या होगी। सबसे मुझे पहले तो बताओ डायरेक्टली विथ फॉर्मूला क्या आएगा इसमें, आंसर कितना है फॉर्मूला के साथ? √4 स्क्वायर प्लस 4√2 का स्क्वायर, सब यही है ना, प्लस 2 × 4 × 4√2 इंटू cos 135 कितना है -1/√2, तो डायरेक्टली -1/√2 ये सबका आया। अब √2 कैंसिल, यहाँ पे माइनस है, ये एक ही है चीज, तो आंसर कितना है -32 ये सब कैंसिल हो गया, कितना है आंसर 16, √16 मतलब 4, तो इसका आंसर है 4, रिजल्टेंट आया 4। अब इसने tan अल्फा निकाला है, यहाँ पे tan अल्फा निकालो एक बार, क्या आया tan अल्फा, निकालो सब लोग tan अल्फा निकालो, जिन्होंने नहीं निकाला tan अल्फा निकालो, b sin थीटा वगैरह। अब देखोगे 4√2 sin 135 अपॉन 4 + 4√2 cos 135, देखो कितना आता है 4√2 cos 135 -1/√2 और sin 135 1/√2, तो अब ये -1/√2 करोगे, अब यहां पे देखोगे तो ये √2 कैंसिल होके 4 - 4 कितना होता है नीचे, 4 - 4, ये पूरा का पूरा चीज क्या हो गया 0, मतलब समथिंग डिवाइड बाय 0 इज व्हाट अनडिफाइंड, मतलब इंफिनिटी टाइप्स, राइट। तो अब मुझे बताओ tan अल्फा सपोज अनडिफाइंड होता है, इंफिनिटी होता है, तो अल्फा की वैल्यू कितनी होती है 90, अल्फा की वैल्यू कितनी है 90, तो यहां से अल्फा की वैल्यू 90 आई। अल्फा की वैल्यू 90 है, मतलब अल्फा क्या होता है जनरली, ये एंगल ना अल्फा होता है, अल्फा विथ ए वेक्टर का एंगल 90 है, तो मतलब आर वेक्टर दिखेगा कैसे दिखेगा परपेंडिकुलर। तो आपको इधर समझ में आया कि भाई मेरा जो रिजल्टेंट वेक्टर है, एक तो इसके मैग्नीट्यूड आया कितना 4 और ये आया कितना 90 ऐसे, समझ में आया? तो ये रिजल्टेंट है। अभी रिजल्टेंट कैसा है, परपेंडिकुलर टू क्या है ए वेक्टर। पहले वाला अपन ने जो किया था क्वेश्चन, उसमें क्या था रिजल्टेंट एक्यूट था, अभी रिजल्टेंट क्या है परपेंडिकुलर। अब ये नहीं करना, मतलब ये तो अपन फॉर्मूला से कर दिया, डायरेक्टली आप इससे करते हैं शिफ्ट करके, तो शिफ्ट करके कैसे आता आंसर, ये पिछले बार मैंने किया था, क्या होता, ये मेरा ए वेक्टर की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 4, बी वेक्टर कितना है 4√2 और एंगल कितना है 135। अब यहां पे आप शिफ्ट करते हो, तो एक चीज अपन ने आप याद करो, 4√2 और एंगल कितना होता है 45। फिर मैंने आपको एक याद दिलाया था, क्या बोला था मैंने, 4√2 का कौन सा कंपोनेंट देखने का, cos, 4√2 cos 45 कितना होता है 4√2 cos 45 कितना है 4, और ये लेंथ भी कितना है 4। तो इसका मतलब हम जो परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे तो सीधा इधर आएगा। ये पिछले बार पूरा का पूरा लेक्चर इसी के ऊपर था, 2-3 केसेस, ठीक है भाई, याद है कि नहीं है, भूल गए। हाँ, तो अपन जब परपेंडिकुलर ऐसे ड्रॉप करेंगे, तो ये 4√2 है, तो ये पूरी की पूरी लेंथ कितनी हो जाएगी 4√2 क्या cos 45 विच इज इक्वल टू कितना 4। देखो नीचे वाला भी 4 है, ये भी 4 है, तो ये ए वेक्टर और ये बी वेक्टर, तो रिजल्टेंट वेक्टर सीधा क्या आ जाएगा, ऐसा आएगा ना, ऐसा टेल हेड, पहले का टेल दूसरे का हेड, रिजल्टेंट आएगा, और रिजल्टेंट डायरेक्टली क्या आएगा, ये 4√2 एंगल 45 डिग्री है,
तो ये 4√2 cos 45, तो ये 4√2 sin 45। क्या होता है 4√2 sin 45? 4। तो ये डायरेक्टली शिफ्ट से आया अपना, और ये फॉर्मूला से आया। इजी दिमाग बिना लगाने का काम कौन सा है? फॉर्मूला। आपको आंसर आएगा ही आएगा। इसमें थोड़ा सा क्या दिमाग लगाना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा। मतलब करना क्या है, कोई दिक्कत? तो मैंने इतना हो गया है, ठीक है। अब एक काम करो, अपनी वर्कशीट दी है ना आपको, ठीक है। वर्कशीट में सीधा लेवल 2 पे जाओ। पहले लेवल 2, पहला पेज नहीं, पेज नंबर 4। अब लेवल 2 क्वेश्चन मतलब कौन से क्वेश्चन? सारे के सारे जेई लेवल और नीट में एकदम जो अच्छे होते हैं वो, ठीक है। तो पहले एक काम करो, सबसे पहला करो क्वेश्चन नंबर 1 करो सब लोग। क्वेश्चन नंबर 1 आया क्या आंसर इसका? किसका आया? किसका आया आंसर? ठीक है। यहां पे एक चीज देखो, मैं आपको यहां पे क्वेश्चन क्या दिया है। अब इसमें तो ना डायग्राम निकाल के दी है, एक्चुअली डायग्राम दी नहीं रहेगी, कभी कभी दी रहेगी इजी बनाने के लिए, बट यहां पे डायग्राम दी है। द रिजल्टेंट ऑफ क्या लिखा है? वेक्टर ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए। इसका मतलब क्या है? ए वेक्टर, रिजल्टेंट ऑफ ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए, मतलब रिजल्टेंट ऐसा दिया है, इट इज परपेंडिकुलर टू ए, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब ध्यान में रखना, हम डायग्राम क्या बनाते हैं? सारे टेल कनेक्टेड होंगे तो उनको हम क्या बोलते हैं? कौन से वेक्टर्स? कॉनकरेंट वेक्टर्स। जनरली फिजिक्स में हम कॉनकरेंट वेक्टर्स यूज करेंगे, बट कभी भी रिजल्टेंट को ड्रॉ करने के लिए जरूरत किसकी पड़ती है? ट्रायंगल लॉ, टेल हेड टेल हेड। तो मुझे तो इस केस में रिजल्टेंट ऐसा है, ए वेक्टर ऐसा, तो बी वेक्टर कैसे दिखेगा? एक्चुअल में ट्रायंगल दिखाना है तो नहीं, मतलब ट्रायंगल दिखाना है तो ऐसे करेंगे तो कौन सा वेक्टर हो गया? बी वेक्टर। तो अपन क्या बोलेंगे? टेल हेड पहले का टेल दूसरे का हेड, रिजल्टेंट हो गया। बट मुझे इधर क्वेश्चन क्या पूछा है? फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। तो ए एंड बी के अंदर का एंगल ये होगा क्या? नहीं। टू फाइंड एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स क्या होने चाहिए? कॉनकरेंट। रूल था ना। हाँ, तो मतलब बी को क्या करेंगे? शिफ्ट। तो बी को ऐसा। तो ये बेसिकली देखो, ये डायग्राम एक्चुअली आपको बनानी थी, लेकिन इन लोगों ने बना के दी है, चीजें तो इजी करके दी है बस। अब यहां पे क्या दिया देखो, द रिजल्टेंट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज परपेंडिकुलर टू वेक्टर ए एंड इट्स मैग्नीट्यूड, मतलब रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड मतलब मॉड आर, रिजल्टेंट का मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। इट इज हाफ द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी। ये चीज दिया है, क्वेश्चन में दिया है। देन फाइंड द एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ऐसा है कि भाई ये बी वेक्टर जो है 2 टाइम्स दिस, मतलब इसकी वैल्यू मैंने x पकड़ी, इसकी x पकड़ी, तो इसकी क्या हो जाएगी? 2x, या l होगा तो 2l। इसका मतलब कब होगा ऐसा चीज? जब एंगल कितना होगा? थीटा। राइट एंगल ट्रायंगल में ये x और 2x कब हो सकता है? सो व्हाट इज साइन थीटा? साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा क्या होता है? x अपॉन क्या? अरे अपोजिट लेंथ अपॉन हाइपोटेन्यूज ना। तो कितना हुआ है? 1/2। तो साइन थीटा हाफ कब होता है? तो थीटा कितना होता है? 30 डिग्री। तो थीटा यहाँ पे कितना हुआ? 30 डिग्री। तो क्या एक वेक्टर ए एंड बी के अंदर का एंगल 30 डिग्री है? कितना है? क्यों? कि वेक्टर ये है ना, तो ये एंगल कितना होता है? दोनों के अंदर का सम कितना होता है? 180। तो कितना हुआ? 180 माइनस कितना? 30। तो आंसर कितना है? 150 डिग्री। ये समझ में आया क्या? इसका सॉल्यूशन समझ में आया? अब मुझे तो ये क्वेश्चन क्या फॉर्मूला से होता, मतलब फॉर्मूला आपने रटा है, अंडर रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab cos थीटा, ठीक है। तो फॉर्मूला से करना होता तो आपको दोनों चीजें tan थीटा लगाना पड़ता और फिर वो करना पड़ता और दिमाग लगाना पड़ता। फॉर्मूला से भी होगा, पर सबसे इजी किससे होगा? इजी मतलब एकदम कुछ दिमाग ही नहीं, ये ऐसा करके सीधा अपना बचपन का ट्रिग्नोमेट्री है और बचपन का पाइथागोरस। तो बचपन का ट्रिग्नोमेट्री पाइथागोरस करके आपने जेई का क्वेश्चन सॉल्व किया, तो इसलिए जेई का क्वेश्चन है। तो ऐसा नहीं है कि जेई का क्वेश्चन मतलब क्या है कि भाई जेई का क्वेश्चन इजी हो सकता है, अब बस उसको देखने का तरीका। देखो लेवल 2 है ना,
लेवल 2 मतलब थोड़ा सा अपर लेवल। अब लेवल 2 में भी अभी सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन देखो, क्या क्वेश्चन नंबर 1, किसी का आया क्या क्वेश्चन, किसी का आया क्या क्वेश्चन? मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में मैं अभी देखो क्वेश्चन में क्या दिया है, ए वेक्टर प्लस क्या, बी वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, ये दिया है। और क्या दिया, मॉड ए कितना दिया, मॉड ए 4, मॉड बी कितना दिया है 5, और मॉड सी कितना दिया है रूट क्या। अब एक बात बताओ, और इसमें दिखा था एंगल बिटवीन वेक्टर ए एंड बी। आपको पता है ये क्वेश्चन लेवल 2 में दिया है, बट ये लेवल 1 से भी नीचे है। कैसे? मॉड सी क्या है, सी वेक्टर क्या है, रिजल्टेंट, सी वेक्टर इज रिजल्टेंट ऑफ वेक्टर ए एंड बी। क्या है फॉर्मूला, ये ए बी और सी की वैल्यू दी है, ए बी और आर की वैल्यू दी और थीटा पूछा है, तो मैग्नीट्यूड ऑफ सी का फॉर्मूला क्या होता है, अंडर रूट ऑफ क्या, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab कॉस थीटा। अब मुझे एक सिंपल सी बात बताओ, मॉड सी का वैल्यू यहाँ पे क्या डालोगे, रूट 61, ए का वैल्यू 4, बी का वैल्यू 5, इसमें डालो, क्या मिल जाएगा सीधा, कॉस थीटा मिलेगा ना। कितना मिलता है कॉस थीटा यहाँ पे, हाँ मतलब कॉस थीटा हाफ मिल जाएगा। चेक करो आया क्या लोगों का, लेकिन कितने लोग का आया ये क्वेश्चन, तो कुछ कुछ लोग का आ रहा है, कुछ कुछ लोग का नहीं आ रहा है, देखो एक चेक करो करो। ओके पहले तो मुझे एक बात बताओ, इस क्वेश्चन में ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर सी वेक्टर इज रिजल्टेंट, फॉर्मूले का रिजल्टेंट का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर तो लिखा है, तो मुझे तो इसमें एक्चुअली ये रिजल्टेंट है, मतलब अपन रिजल्टेंट को आर वेक्टर लिखते थे, उन्होंने सी वेक्टर लिखा है कुछ, तो सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड कितना है यहाँ पे, रूट कितना 61, और ये क्या है रूट ऑफ कितना है, ए स्क्वायर मतलब 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 2 इंटू 4 इंटू 5 इंटू क्या, कॉस थीटा, वेयर थीटा इज एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो अब मुझे बताओ, रूट रूट तो चला गया, तो आंसर कितना आएगा, 61 इज इक्वल टू कितना, 4 स्क्वायर मतलब कितना 16 प्लस 25 प्लस कितना है 40 कॉस थीटा। अब 16 प्लस 25 कितना हुआ 41, तो 61 माइनस 41 कितना आया 20 इज इक्वल टू 40 कॉस थीटा, मतलब 20/40 कितना 1/2, तो कॉस थीटा कितना आया, कॉस थीटा आया 1/2, कॉस थीटा 1/2 आता है, मतलब थीटा कितना आता है 60, मतलब ऐसे मैथ सॉल्व करना था ना। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं, तो मतलब हम लोग क्या कर रहे हैं, वही फॉर्मूला यूज कर रहे हैं, बट क्वेश्चन के फॉर्म में आया है। अरे भाई सबको समझ में आ रहा है। अब डायरेक्ट देखो, मैं डायरेक्ट लेवल 2 करवा रहा हूँ। अभी लेवल 1 के जो आई कैप जे कैप वगैरह में आपको आई कैप जे कैप वगैरह पढ़ाऊंगा ना, तो आप ऐसे टिक टिक करके सॉल्व करोगे। लेवल 1 कुछ है ही नहीं, लेवल 1 मतलब सीईटी और नीट लेवल टाइप का, वो बहुत फास्ट हो जाता है, कुछ है नहीं उसमें, दिमाग नहीं लगता, लगता किसमें दिमाग है, लेवल 2 में। ठीक है, अब लेवल 2 का जो है, एक काम करते हैं, ओके क्वेश्चन नंबर 3 जो है ना, पढ़ के ना मैं 5 मिनट से उसको समझने की कोशिश करो कि क्वेश्चन नंबर 3 है क्या, क्या दिया है वो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 सिर्फ देखो। देखो ध्यान में रखना, आज क्वेश्चन सॉल्विंग है, तो क्वेश्चन सॉल्विंग हमेशा डिफिकल्ट होती है क्योंकि दिमाग लगता है। ठीक है, अभी ये 5 क्वेश्चन में अपना टाइम जाएगा, 5 क्वेश्चन करते करते। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 किसको समझ में आ रहा है कि क्या है, समझ में नहीं आ रहा है ना, पल्ले ही नहीं पड़ रखे हैं। यहां पे सब लोग सुनो भाई, ये जो क्वेश्चन नंबर 3 था वो तुमने कैसे किया था, लेवल 2 का क्वेश्चन नंबर 3 किया, क्या क्या था, क्या यूज किया था उसमें, नहीं क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर क्या था,
नहीं, क्या क्वेश्चन क्या है वो? देखो इसमें दो टाइप के टर्म दिख रहे हैं। एक टर्म आपको ये दिख रहा है मॉड ऑफ क्या, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये है मॉड, ऐसा दिख रहा है। और क्या दिख रहा है? मॉड ऑफ ए प्लस मॉड ऑफ बी, ये दिख रहा है। क्या ये इक्वल है? क्या ये इक्वल है? मैं एक सिंपल चीज आपको बता रहा हूं, ठीक है? एक सिंपल चीज, यहां पे सब लोग देखो, मैं एक ट्रायंगल ड्रॉ कर रहा हूं, ठीक है? ये ट्रायंगल में है ए वेक्टर, ये ट्रायंगल में एक है बी वेक्टर, और मुझे बताओ ये जो वेक्टर है ये कौन सा वेक्टर है? रिजल्टेंट। तो ये रिजल्टेंट वेक्टर है। तो इस वेक्टर को नाम क्या देंगे अपन? ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर, ये है ना नाम इसका। अरे ये ए प्लस बी मतलब क्या है? आर वेक्टर है ना। अब मुझे बताओ इसके हिसाब से आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड, सब लोग सुनो पहले, इज इक्वल टू सम ऑफ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड सपोज 2 है, इसका 4 है, तो क्या 2 + 4 6 होता है हमेशा? ये 2 + 4 = 6, ये होता है। मुझे बताओ ये 2 है, ये 4 है, तो ये मैंने लिखा है, इसका मतलब क्या? व्हाट इज मॉड ऑफ आर? जो ऊपर वाला मैंने लिखा है मॉड ऑफ आर का मतलब क्या है? इसका मैग्नीट्यूड इक्वल टू क्या? मॉड ए प्लस मॉड बी, मतलब क्या? 2 + 4 = क्या? 6। तो क्या इसका वैल्यू 6 है? वो ट्रिग्नोमेट्री पैथोलॉजी से क्या कहीं पे नहीं ना। तो ये पॉसिबल कभी होता नहीं है। कब पॉसिबल होता है ये कब पॉसिबल होगा बताओ, कोई बोल सकता है? नहीं, 90 में तो √a² + b² आएगा ना, वो तो पाइथागोरस आएगा। वेक्टर पैरेलल, कैसे पैरेलल? देखो अब एक्चुअल में देखोगे, जब वेक्टर मेरा ए वेक्टर ऐसा है, बी वेक्टर मेरा ऐसा है, तो रिजल्टेंट वेक्टर कैसे आएगा बताओ? इसी के ऊपर आएगा ना, टेल हेड रिजल्टेंट वेक्टर ऐसे आएगा ना। अब मुझे बताओ इसका लेंथ 2 है, इसका लेंथ 4 है, तो रिजल्टेंट का लेंथ कितना होगा? 6। 2 + 4 6, तो रिजल्टेंट का लेंथ। तो ये कब पॉसिबल है? व्हेन व्हाट? ए वेक्टर इज पैरेलल टू बी वेक्टर, तब ये पॉसिबल है। और जनरली ऐसे ट्रायंगल में क्या होता है? ट्रायंगल का कभी आपने एक ये सुना है, मतलब एक प्रॉपर्टी ट्रायंगल की, गाइस वो प्रॉपर्टी है ट्रायंगल की जो 10th तक, एक 10th तक, हाँ क्या, हाँ, सम ऑफ एनी 2 साइड्स इज ऑलवेज ग्रेटर देन 3rd साइड। ये बचपन में कभी पढ़ा है क्या? सम ऑफ 2 साइड्स इज ऑलवेज व्हाट? ग्रेटर देन 3rd साइड। तो मुझे तो सम ऑफ 2 साइड मतलब क्या? मॉड ऑफ ए, ये मॉड ऑफ ए ना, प्लस क्या? मॉड ऑफ बी इज ऑलवेज ग्रेटर देन क्या? 3rd साइड इज व्हाट? ए प्लस बी, मतलब ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का क्या? मॉड ना। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मॉड इज, तो दिस इज ऑलवेज ग्रेटर देन दिस, बट इक्वल भी हो सकता है। कब इक्वल हो सकता है? जब तो ए इक्वल भी डाल देंगे। आपको समझ में? मतलब एक ये जो आपने ये जो क्वेश्चन है, ये एक्चुअली कौन सा क्वेश्चन है आपका? बचपन वाला। सम ऑफ 2 साइड इज ऑलवेज ग्रेटर देन इक्वल टू 3rd साइड। इक्वल हो सकता है कि जब एक ट्रायंगल क्या बन गया, एक सीधा एक लाइन पैरेलल बन गया, ऐसा ट्रायंगल विद 0 एरिया बोलते हैं इसको। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 3 है, ये भी लेवल 2 में क्यों है? आईआईटी टाइप के क्वेश्चन में क्यों दिया है? देखो लेवल 2 मतलब जेई एडवांस, जेई मेन, क्यों डाला है उसमें? क्योंकि ये बचपन वाली चीज अपने को लगानी थी यहाँ पे, ठीक है? सम ऑफ 2 साइड्स, और ध्यान में रखना मैं लेवल 2 का करवा रहा हूँ, ध्यान में देखें। लेवल 2 किसी को नहीं जम रहा है, डायरेक्ट क्लिक नहीं हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने क्या बोला आप लोग को? बाद में मैक्सिमम जेई मेन नीट इनको लेवल 1 करना है, लेकिन अभी लेवल 1 नहीं हो पाएगा क्योंकि मैंने इतना पढ़ाया नहीं है। मैं आपको जैसे दिखा रहा हूँ कि लेवल 2 भी उतना डिफिकल्ट नहीं है। मतलब जेई एडवांस भी एक्चुअल में आप सही तरीके से दिमाग लगा के करोगे तो हो जाएगा, ये मैं आपको बताना चाहता हूं।
आपको समझ आया? सम ऑफ टू साइड्स मतलब कितना, मॉड ऑफ ए प्लस, अरे इसका साइड का लेंथ कितना है मॉड ए, इस साइड का लेंथ कितना है मॉड बी, तो मॉड ए प्लस मॉड बी इज ग्रेटर देन क्या, मॉड ऑफ ए प्लस बी। ये लिखा है, समझ में आया? और इसको लिखो, इसको ब्रैकेट में आप क्या लिखो, सम ऑफ क्या, टू साइड्स ऑफ द ट्राइंगल इज ग्रेटर देन थर्ड साइड। और ऐसा लिखो, बचपन में पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा होगा तो पाप किया हुआ था। ठीक है, ओके ओके। अब सब लोग यहां पे देखो, अब मुझे सबसे पहले तो चीज बताओ, फिफ्थ क्वेश्चन हुआ क्या किसी का? हाँ क्या यूज किया आपने? सर, मैंने इधर पे शिफ्ट करके परपेंडिकुलर दिया तो ये √3 और ये 1 आया, फिर tan अल्फा बराबर। फॉर्मूला। और किसने किया? बस इसने किया और आई थिंक तुमने किया, राइट? ये क्वेश्चन सब लोग सुनो, क्वेश्चन नंबर 5। अब देखो अभी इंपॉर्टेंट क्या है, देखो सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जो आपको अभी डेवलप करना है नेक्स्ट 2 साल में, 2 दिन में नहीं, 2 साल है अपने पास, ठीक है? 2 साल में धीरे धीरे डेवलप करना है, ऐसा नहीं है कि पहले दिन दूसरे दिन तोप बन जाओगे आप, ठीक है? क्योंकि हर एक का यहाँ पे मैथमेटिकल स्किल्स है, वो सब वेरी कर रहा है, ठीक है? तो सबसे पहली चीज क्या करना है, अभी आप देखोगे 2 वेक्टर्स ए एंड बी, ठीक है? अब यहाँ पे देखो, ये वेक्टर ए है, जो पहले लिख रहे हैं वो देखो, 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर एट एन एंगल कितना, 60 डिग्री। तो पहले तो आप ऐसा बताओ, मुझे बताओ, ये पहले तुमने ये वाला तुमने बनाया, ये तो सब बना सकते हैं पढ़ के, 2 वेक्टर्स ए एंड बी आर एट एन एंगल 60 डिग्री विद ईच अदर, हो गया। अब इन दोनों का रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल कितना, 45 डिग्री विथ ए, मतलब अल्फा की वैल्यू कितनी है, 45 डिग्री। ये सबको समझ में आया? आपको पता है, अभी मैं आपको बता रहा हूं, एक क्वेश्चन को 5 मेथड से भी कर सकते हैं। पहले अपन 2 ही मेथड से करेंगे, कौन सा, एक फॉर्मूला और एक दूसरा कोई शिफ्ट। अब मुझे बताओ, पहले तो शिफ्ट वाला देखते हैं, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है, एंगल 60 डिग्री है, रिजल्टेंट 45 डिग्री। तो पहले रिजल्टेंट को ड्रॉ कैसे करेंगे बताओ, पहले क्या करेंगे, बी को शिफ्ट करेंगे, उसके बाद रिजल्टेंट को ड्रॉ करेंगे। चलो, अब दिया क्या, लेकिन क्वेश्चन में क्या दिया बताओ, रिजल्टेंट क्या दिया क्वेश्चन में, द रिजल्टेंट मेक्स एन एंगल कितना, 45 डिग्री। तो ये एंगल 45 डिग्री दिया है। हाँ, और क्या दिया, मैग्नीट्यूड ऑफ बी कितना दिया है, 2। तो इसकी लेंथ कितनी दी है, 2। तो इसकी लेंथ मतलब ए की लेंथ, ए जो है ना वो निकालना है भाई, यही है ना। अब इसके बाद देखो, अब दिमाग लगाना भी नहीं है ना, तो पहले सबसे पहले आप क्या करते थे, अरे आर निकालने का सबसे पहला तरीका क्या होता था, अरे भाई परपेंडिकुलर ड्रॉप, तो पहले तो आप परपेंडिकुलर ड्रॉप करोगे, फिर ये एक्सटेंड करोगे, तो ये तो करते ही थे ना, मतलब बेसिक। अब ये एंगल 60 है, तो ये एंगल कितना होगा, 60। अब ये 2 है, ये 60 है, तो ये कितना होगा, 2 क्या, cos 60, तो कितना हुआ है, √3। ये 2 है, ये 60 है, तो ये कितना है, 2, मतलब ये 2 cos 60, 2 sin 60, सॉरी, तो 2 cos 60 मतलब यहाँ पे कितना, 1। ये सबको समझ में आया कि नहीं है, इतना तो हम हमेशा करते हैं। अब क्या बोला है, ए की वैल्यू निकालनी है, 45 डिग्री दी है। उसके बाद एक तो और अपन ने जो बचपन में पढ़ाई हुई मेथड थी क्या, कि 45 डिग्री, तो एक तो कोई बोलेगा सर 45 डिग्री 90 डिग्री, तो ये लेंथ इक्वल टू है लेंथ, या फिर कोई आपको पता है ना आइसोसेलेस ट्रायंगल, तो ये 45 डिग्री है, ये बड़े वाले ट्रायंगल में ये लेंथ और ये दोनों लेंथ क्या है, 45 45 90, तो √3 शुड बी इक्वल टू क्या, a + 1। अरे भाई समझ में आ रहा है कि नहीं? या फिर किसी को ये भी नहीं समझ में आया तो आप क्या करोगे भाई, tan 45 क्या होता है, tan 45 tan अल्फा की वैल्यू क्या होती थी, tan 45 क्या होता था, अपोजिट विच इज कितना, √3 डिवाइड बाय क्या, a + 1। व्हाट इज tan 45, tan 45 की वैल्यू कितनी होती थी, 1। तो दिस इज इक्वल टू क्या, 1। तो a + 1 इधर गया, तो √3 इज इक्वल टू क्या, a + 1। तो a की वैल्यू क्या, √3 - 1। बस ये मेरा आंसर है ना। अरे भाई समझ में आया कि नहीं? अब ये करने की जरूरत भी नहीं थी। अब क्या करते, 45 45 90, 45 45 90 ट्रायंगल में क्या होता है, ये दोनों लेंथ क्या होती है, सेम, इक्वल।
भाई नहीं समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? या बाउंस? समझ में आया? अब इसमें कुछ अलग किया है क्या अपन ने? जो करते हैं वही करते हैं, बस उसके अंदर ही एक क्वेश्चन बन गया था। अब ये ट्राई करना है। एक्चुअल में क्वेश्चन डिफिकल्ट है इजी है? इजी है, पर पहले वो डिफिकल्ट लगा। अब वो डिफिकल्ट इजी जब आपका बनेगा खुद से, अब इसमें देखो क्या होता है, वही फर्क होता है जेई में और वही फर्क होता है आपके बोर्ड्स में। जेई नीट एंड बोर्ड्स में फर्क क्या है? बोर्ड्स में आप क्या करते थे बताओ? क्वेश्चन नहीं आया, मस्त रट्टा मारो, क्वेश्चन की मस्त हीट वगैरह टॉपिक एमसी डेल्टा टी, भाई एम एल मस्त रटा एकदम, ये वाला क्वेश्चन हीट लॉस इक्वल टू हीट गेन, ये वो इस टाइप, फिर ये 2 टाइप के 3 टाइप के क्वेश्चन रटे, वही क्वेश्चन बोर्ड में आने वाले और खुश। यहां पे ऐसा नहीं है, यहां पे पढ़ा क्या आएगा क्या, कुछ भी आ सकता है। तो इसके लिए अपने को क्या होना पता होना चाहिए, एक तो कंसेप्ट उसका, और सेकंड चीज जब ये क्वेश्चन नहीं आता, तो अभी तो अपने पास टाइम इतना नहीं था, नहीं तो ये क्वेश्चन के ऊपर आप 15-20 मिनट लगे रहो, फिर अपने दोस्त को कॉल करो, दोस्त को बोलो कि भाई तूने किया क्या, दोस्त बोलेगा हाँ शायद हो गया, फिर दोनों डिस्कस करो, थोड़ा सा हिंट लो एक दूसरे के साथ, वापस करो। मतलब आप उसके ऊपर क्या लगाते जाओगे? दिमाग। और आप दिमाग लगाते जाओगे तो एक टाइम तो आएगा आपका दिमाग बढ़ेगा। अरे भगवान इतना भी वो नहीं है, दिमाग बढ़ा ही देगा। और ध्यान रखना, जिसका दिमाग बढ़ेगा, जो अभी ये 2 साल अच्छे से दिमाग लगाने की कोशिश करेगा, पैसा उसी को मिलता है 6 साल के बाद। तो आप बेसिकली पढ़ क्यों रहे हो? पैसे के लिए। ऑब्वियसली यार, कौन किसके लिए पढ़ रहा है? मतलब पेरेंट्स भी आपके ऊपर पैसा डाल के आपको कोचिंग भेज रहे हैं, फिर ये कर रहे, क्यों कर रहे भाई? पैसे के लिए, क्योंकि आपकी लाइफ अच्छी होगी तो उनकी लाइफ भी अच्छी होगी ना बाद में। हर कोई स्वार्थ देखता है भाई अपना। ठीक है, मतलब इन शॉर्ट ऐसा नहीं है। एक आप इतना चीज समझो, आपकी लाइफ स्टाइल आगे 6 से 10 साल के बाद, आपकी जो लाइफ स्टाइल है वो हमेशा 11-12 के प्रिपरेशन के ऊपर ही डिपेंड करती है। इसलिए 11-12 में जो लोग कॉमर्स आर्ट्स में मजा मारते हैं, मैं आपको 8-10 साल का, आपके जितने भी दोस्त जो मजा मारते रहेंगे, अब उनकी लाइफ 8-10 साल के बाद देखो क्या होगी। भाई जॉब मिलने वाला है नहीं, मिलेगा वो भी 25-30-40 हज़ार का, ठीक है, महीने का। बट वही चीज़ लोग आज महीने में, मतलब जो लोग अच्छे इंजीनियर्स हैं, अच्छे डॉक्टर्स हैं, भाई महीने में मतलब 10-10, 15-15 लाख कमा लेते हैं, ऐसे ही। फर्क है ना। अब जो आदमी 30,000 रुपये कमा रहा है और जो आदमी 10 लाख रुपए कमा रहा है महीने में, फर्क तो आएगा ही ना जिंदगी जीने में। बट वो कब, वो डायरेक्टली वो जो पैसा है उसका अभी, और अभी मतलब क्या, दिमाग। मैं ऐसा नहीं बोल रहा अगेन हर एक को आइंस्टाइन न्यूटन लेवल का दिमाग बनाना है, बट आपका दिमाग उतना चलना चाहिए जिससे आगे वाला, हाँ भाई हाँ इसके पास दिमाग तो है, ऐसा नहीं है कि मठ है बैठा है, बराबर ना। और क्या है, 10 तक का जो अपना कोच, मतलब जनरली कहीं पे भी आप, ऐसा नहीं कि स्टेट बोर्ड, आईसीएसई में भी, सीबीएसई में भी, जितने भी लोग हैं, जितने भी टॉपर्स हैं, ठीक है, या 10 तक में सब रट्टा ही मारते हैं। अब कोई भी स्कूल में जाओ, अच्छे से अच्छे स्कूल में जाओ, सब रट्टा मारते। अब देखो 3-4 लोग एक्स्ट्राऑर्डिनरी अपने को, मतलब आपके बैच में भी होंगे, मतलब ये बैच में नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, अपने गोरेगांव में 2, एक जुड़वा है जो अलग आए हैं और एक अंधेरी बैच में आए हैं, थोड़ा सा अलग मतलब बहुत फास्ट है। तो स्टार्टिंग के सारे जो टेस्ट होंगे उसमें वही टॉपर दिखने वाले हैं, मैं आपको अभी बता के रखता हूँ, ठीक है। क्योंकि अभी उधर, मतलब उधर, क्योंकि कुछ स्टूडेंट्स तो ऐसे कि उनको भी वो जो शीट है ना वो ऐसे सॉल्व कर रहे हैं, मतलब ऐसा देख के भी नहीं, ये कितना है, √3 - 1, इतना फास्ट होगा। तो क्योंकि ये जो एग्जाम है इसमें आपको एकदम बहुत तगड़े वाले लोग भी मिलने वाले, दिमाग वाले ना मिलेंगे। तुम कभी बाद में, अभी अपना अभी तो एडवांस होने दो, तो वेदांत सकरे करके स्टूडेंट है अपना, मैं बोला था ना पिछले बार, उसको बाद में मिलो, वो क्या क्या है वो आपको समझ में आएगा। वो अलग ही लेवल मतलब वो बचपन से ही ऐसे था, बचपन से कुछ होता है, जैसे आपकी जो 5th में 8th में स्कॉलरशिप एग्जाम होती थी, फिर उसके बाद पता है होम्योपैथी एग्जाम, फिर जूनियर साइंस ओलंपियाड होती है, NSCJS 9th में होती है जूनियर साइंस ओलंपियाड, फिर 11-12 में तो जो ओलंपियाड होते हैं वो तो बहुत अलग लेवल के होते हैं। ये पहले 10 तक के जितने भी अपने महाराष्ट्र के जितने भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम से, सब में वो रैंक 1 था, तो पहले से उसका कीड़ा अलग ही था।
और अभी वो वैसा कीड़ा है कि अभी हम लोग को तो ऐसा था कि जेई एडवांस में हम उसका बैनर चिपकाएंगे, बट उसको मैंने बोला था ना क्या करना है, ऐसा कीड़ा है उसको बायोलॉजी में मतलब जेनेटिक्स में करना है, बीएससी, वो भी बीएससी, मतलब आईआईटी बॉम्बे कॉम्पिटिशन उसको आराम से मिल जाएगा, टॉप 50 में आराम से आएगा वो आईआईटी एडवांस में, ठीक है। बट करना क्या है उसको, बीएससी इन बायोलॉजी जेनेटिक्स में, और वो मतलब वहां से तो अब उसने अपना इंडिया के लिए गोल्ड मेडल भी लाया 11th में, 11th स्टैंडर्ड में था वो, तो सिर्फ पूरे के पूरे इंडिया में, मतलब ऐसे बहुत ही कम लोग होते हैं कि जिनका बायोलॉजी का एप्टीट्यूड भी बहुत अच्छा होता है और मैथ्स का भी अच्छा होता है, तो वो है फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स एंड बायोलॉजी चारों चार। नीट देने वाला है, बट उसका बायोलॉजी का जैसे ओलंपियाड होते हैं ना, मतलब ये आपको बाद में बताएंगे, जो ओलंपियाड्स मतलब वो स्कूल वाले ओलंपियाड्स वगैरह, अगेन स्कूल वाले ओलंपियाड नहीं, जब आप जाओगे तो अभी जैसे एक मैथ्स में ओलंपियाड आएगा रीजनल मैथमेटिक्स ओलंपियाड, तो वो रीजनल होता है। वो मैथमेटिक्स ओलंपियाड कैसा होता है कि एक क्वेश्चन भी आपने उसमें सॉल्व किया आप क्वालिफाई हो जाते हो, एक क्वेश्चन भी नहीं होता है, ठीक है। वो महाराष्ट्र के 20-30 लोग होंगे उसमें क्वालिफाई, जितने भी लोग पढ़ रहे होंगे आपकी इसमें, तो 20-30 मतलब समझ रहे हो ना, 3-3, 4-4 लाख लोग देने वाले, उसमें 20 या 30 ही लोग क्वालिफाई होते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है, उसके बाद होता है नेशनल लेवल ओलंपियाड, और फिर नेशनल, पूरा नेशनल में जो लोग उसको क्वालिफाई करते हैं, फिर उसमें 4 लोग को सिलेक्ट किया जाता है पूरे इंडिया से, और उनको बाहर भेजा जाता है। तो पिछले साल वेदांत ने बायोलॉजी इंटरनेशनल ओलंपियाड में गोल्ड मेडल लाया, तो 4 लोग गए थे, जिसमें एक ये गोल्ड मेडल, बाकी तीनों को सिल्वर मिला। आप समझ रहे हो, अब उसका एडवांस है, अभी देने वाला है वो एडवांस, कब, अभी में पर प्रॉब्लम क्या हुआ है कि बायोलॉजी का उसका एक कैंप होता है, बायोलॉजी ओलंपियाड का एक कैंप होता है जो बीआरसी है, बायोलॉजी रिसर्च सेंटर, तो उसमें वो कैंप आता है 15 दिन का, वो कैंप आया है और उसके अंदर उसकी एग्जाम आई है, तो एडवांस और दोनों क्लैश हो रहा है। तो अब वो क्या करेगा, वो कैंप में जाएगा, एक दिन उधर से निकल के एडवांस देके जाएगा। ये तो मैं आपको कंफर्म बोलता हुआ, उसका एडवांस में गारंटेड 1 डिजिट रैंक था, मतलब 1 2 3 4 5 6 में से कोई रैंक, और एडवांस में 1 2 3 4 5 6 मतलब औकात वाली चीज है, मतलब 1 डिजिट एंड 2 डिजिट रैंक एडवांस में निकालना मतलब भाई वो एक्स्ट्राऑर्डिनरी लोग होते हैं, ठीक है। मतलब हम लोग जनरली भी डिस्कस करते हैं जिनका आईआईटी में 2 डिजिट रैंक आता है, नीट में नहीं, आईआईटी में जिनका 2 डिजिट एंड 1 डिजिट रैंक होता है, दे आर नॉट नॉर्मल, इंटेलेक्चुअल वाइज एबनॉर्मल होते हैं, मतलब अभी होते तो भी क्या ही कर सकते हैं, ठीक है। एबनॉर्मल होते हैं मतलब उनका इंटेलेक्चुअल आईक्यू ज्यादा होता है, बट वो कितने हैं, मैंने आपको हमेशा बोला कितने वो लोग, मैक्सिमम कितने होंगे ऐसे, चल 100 नहीं 500, अरे 500 ऐसे होंगे ना पूरे इंडिया में। लोग कितने बैठने वाले जेई नीट में, 40 लाख, 40 लाख में 500 लोग को छोड़ देना है, उनका दिमाग कुछ अलग खा के पैदा हुआ, अभी क्या करेंगे। बट बाकी जो 500 है, 500 को छोड़ के जितने भी बाकी लोग हैं वो सब कौन है, एवरेज प्लस माइनस, जो मेहनत से आगे जाते हैं। तो आप लोग को क्या करना है, क्वेश्चंस जिनके अभी नहीं स्ट्राइक हो रहे होंगे, आपको ऐसा लग रहा है अरे डिफिकल्ट है भाई, छोड़ मत दो, लगो उसके पे, ठीक है। किसी कोई बंदा होगा उसका अपने क्लास में 5 मिनट में हुआ, 2 मिनट में हुआ, आपको 15 मिनट लगा, कोई दिक्कत नहीं, आपका 15 मिनट आपको फाइनली 2 साल के बाद वो 5 मिनट 2 मिनट में करना, आपको उसके ऊपर काम करना पड़ेगा, जो भी किया नहीं है अभी तक। किसी ने भी इधर दिमाग के ऊपर काम नहीं किया, सबने रट्टे के ऊपर काम किया होगा, मस्त मेमोरी के ऊपर काम किया होगा अच्छा खासा, क्योंकि हिस्ट्री ज्योग्राफी रटो भाई, लैंग्वेज रटो, ये रटो वो रटो, आपने रट्टा के ऊपर काम किया, आपने कभी दिमाग के ऊपर काम नहीं किया। तो इसलिए दिमाग के ऊपर जब काम करना चालू कर रहे हैं अभी, तो डिफिकल्ट जाएगा, और मैथ्स तो बहुत डिफिकल्ट जाएगा, ठीक है। और नीट वालों को भी मैथ्स डिफिकल्ट जाएगा, क्योंकि नीट वालों को तो नीट चूज किया क्योंकि मैथ्स अच्छा नहीं लगता। तो ये सारी चीजें आप जब इसके ऊपर काम करोगे तो ही भाई आगे देखो, जितना ये अभी मेहनत में इसलिए बोलता हूं, जो 2 साल की आपकी मेहनत है 11th-12th की, लिख के लो अभी कहीं पे, और जाके कहीं पे लिखो ये मैंने बोला था करके। जो आदमी ये 2 साल में मेहनत करता है वही सबसे ज्यादा पैसा कमाता है। इज ज्यादा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मनी यू अर्न और लाइफस्टाइल यू लिव, सिंपल, ठीक है। इसीलिए अभी भाई पीछे मत हटो, मतलब ऐसा जोश में करते रहो, ठीक है। हम लोग को पकड़ो, आतिश सर है, एकदम ज्यादा फ्रस्ट्रेशन हो गया ना जिंदगी में,
आतिश बोले सर पता है जाके पकड़ लेने का, हमको ही पकड़ने का। आतिश बोले सर अल्टीमेट मोटिवेशन है, आपको मोटिवेशन देंगे प्रॉपर, ठीक है। मौलिक सर भी देंगे, ऑब्वियस की बात है, मौलिक सर भी है, किरण मैडम है, आतिश बोले सर है, हम लोग है, हम लोग का काम ही भाई मोटिवेशन। तो तुम लोग ऐसा डरना बिरना नहीं है कि भाई हाँ सर ये नहीं आता, क्या है क्या बोला रूट 3, ठीक है। तो ये नहीं, आपको नहीं आ रहा है, आपका मैथ्स वीक है, आके बोलो कि सर मैथ्स वीक है, हमको मैथ्स का बेसिक लेक्चर भी लगा दो। हमारे जो नॉर्मल आपके रेगुलर मैथ्स के लेक्चर जा रहे हैं वो डिफिकल्ट जा रहे हैं, आप एकदम बेसिक लेक्चर लगाओ, क्योंकि मैथ्स में हमने पाप किया था, अब किया था तो लगा देंगे हम लोग लेक्चर। आप बोलोगे सर हम लोग को ये सब नहीं आता सर, 2 to the power 8 डिवाइड बाय 2 to the power 6, सर कितना है, हम तो 2 कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। तो भाई जो भी आपका, मैं क्या बोल रहा हूं, जो भी आपका बेस है कोई दिक्कत नहीं, आप बताओ आपका बेस खराब है, अच्छा करेंगे हम। अरे हमने बहुत सारा चीज देखा है, हमने तो ये भी देखा भाई कि वो लोग 1/2 + 1/4 को सीधा 1 + 1 2, 2 + 4 6 अरे लिख देते भाई। तो आपको एलसीएम एचसीएफ भी नहीं आता होगा, आपको √3 लोग सबसे बड़े तो रूट में डरते हैं, जैसे 4√3 का स्क्वायर आ गया हालत खराब। उनको ये नहीं समझता 4√3 का स्क्वायर एंड 4 + √3 का स्क्वायर, उनको दोनों सेम ही लगता है। अभी भी कुछ लोगों को लग रहा होगा नहीं ना। तो मैं इंजन बोल रहा हूं कि ये सब भी आपको नहीं आता होगा, बोलो आप। इसके बेसिक लेक्चर्स भी लगेंगे, खास करके जो सीईटी बोर्ड्स चालू होगा ना हमारा बैच बाद में, मिड के बाद वगैरह, उसमें हम एकदम बेसिक भी पढ़ाएंगे, तो बेसिक भी होगा, समझ में आ रहा है। ऐसा नहीं कि बस मास्टर क्लास अपन सिर्फ जेई नीट कराते हैं भाई, अपन इस बार हम लोग प्रॉपर बोर्ड सीईटी भी कराने वाले। तो फिर जो आपको जमता है वो करो, ठीक है। वो आप 2-3 महीना है आपके पास, आप 2-3 महीने में आओ। अभी जेई में बैठ रहे, कुछ लोग को ऐसा लगा 2 महीने के बाद सर नहीं एकदम ज्यादा डिफिकल्ट आ रहा है, हम सीईटी जाएंगे, बट हाँ अच्छा है ना, आपने ट्राई मार के उधर गए, आप डायरेक्टली हार नहीं माना, ठीक है। तो आपके लिए हर एक ऑप्शन अवेलेबल है, बोर्ड सीईटी अवेलेबल है, नीट अवेलेबल है, जेई अवेलेबल है, एडवांस भी अवेलेबल है, हर कोई अवेलेबल है, ठीक है। क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ, आपकी जो फ्यूचर वाली बैच है जो अभी 12th में पढ़ रही है, उसमें हम कम से कम इस साल तो हम कम से कम 25 से 30 IITN तो निकालेंगे कंफर्म, 25 से 30 IITN, NITN, IIITN तो, और VJTS सरदार पटेल तो हमको तो करना ही है, मतलब जिनको नहीं मिला उनको तो उधर जाना ही है, ठीक है। बट ये रिजल्ट अपन निकालेंगे तो तुम्हारे ऊपर और बर्डन बढ़ने वाला है भाई, इधर से 25 तो तुम्हारी उधर से भाई बढ़ना चाहिए ना, 25 का 35 होना चाहिए, ठीक है। तो इसीलिए अच्छे से करो, ये समझ में है सबको, कोई इसमें दिक्कत है। अगेन अब नेक्स्ट लेक्चर जो होगा, सब लोग सुनो, अभी तक मैं कुछ होमवर्क वगैरह ऐसा कुछ दिया नहीं, मैं आपको सिर्फ होमवर्क के अंदर कुछ क्वेश्चंस, 3-4 क्वेश्चन जो है, ठीक है, मैं जस्ट आपको देके रखता हूं। एक काम करो, क्वेश्चन नंबर 4 जो है ना, वो ऐसा करके होमवर्क करके लिखो। इसमें सिर्फ इतना है, इसमें जो रेडियन करके दिखा है ना, यहां पे देखो, आपको रेडियन पता है क्या होता है? रेडियन पता है? चलो मुझे एक बात बताओ, अभी मैं रेडियन अच्छे से बताऊंगा, मुझे तो पाई जो होता है ना, ये होता है 180 डिग्री, तो 180 डिग्री पाई होता है। तो अपना बेसिक मैथ्स तो आता है तुमको, तो अपन डिग्री बोलते थे ना, तो अभी हम लोग उसको रेडियन बोलेंगे। ये मैं अच्छे से पढ़ाऊंगा अगले नहीं, एक लेक्चर, मतलब अलग से मैथ्स का लेक्चर लेने वाला हूं मैं, स्केलेटर खत्म होने के बाद। मैथ्स ट्रिग्नोमेट्री में भी ये सब पढ़ाएंगे एकदम बेसिक से, बट हम भी थोड़ा सा पढ़ाएंगे क्योंकि आपको अभी फिजिक्स में लगने वाला है। तो 180 डिग्री को पाई होता है। तो मुझे एक बात बताओ, 90 डिग्री क्या होगा? अरे 180 का हाफ 90 है, तो पाई का क्या हो जाएगा? π/2, तो π/2 होगा। तो 45 डिग्री क्या होगा? π/क्या? 4। तो π/4 मतलब कितना एंगल एक्चुअली? 45 डिग्री। कोई बोलो है 90 डिग्री है, ठीक है, तो 30 डिग्री क्या होगा? ये 90 डिग्री π/2 है, तो 90/330 है ना, तो क्या होगा? π/6, या 180 पाई है, तो 180 डिवाइड बाय कितना? 6, 30 है, तो π/6 30 है। तो कोई बोल सकता है 60 डिग्री क्या होगा फिर?
अरे 30 का डबल ना, तो पाई बाय 6 का डबल क्या होगा? 2 पाई बाय 3 मतलब कितना? पाई बाय 2 पाई बाय 6 मतलब पाई बाय 3। अभी के लिए ना आप इतना याद रखो, क्योंकि कभी कभी कुछ कुछ क्वेश्चन पाई में दिए तो ये सब है। तो आप क्या लिखो पता है? 180 डिग्री का पाई है, तो बाकी तो सब आप निकाल सकते हो ना। फिर 180 को पाई है तो बाकी सब निकाल सकते हो। तो इतना सिर्फ लिख के रखो, 180 के लिए पाई, 90 के लिए पाई बाय 2, ये सब तो अभी आप खुद ही कर सकते हो अपना डिवाइड करके। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 4 आपको करना है। ठीक है गाइस, क्वेश्चन नंबर 7 जो है, सब लोग सुनो। क्वेश्चन नंबर 7 उसी में ए वेक्टर कॉमा है, वो एक्चुअली प्रिंटिंग मिस्टेक है, वो प्लस है, प्लस ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर है, वो ए प्लस बी। सो बोला है एंगल बिटवीन ए एंड बी। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर कौन सा करना है? 4 and 7 ये आपको करना है। फिर ऑब्जेक्टिव लेवल 1 में जाओ। ऑब्जेक्टिव लेवल 1, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या? लेवल 1, उसमें क्वेश्चन नंबर 1, 6 and 7, और जो नहीं आता है उसको छोड़ देने का। ठीक है, अब जाओ सब्जेक्टिव लेवल 1। सब्जेक्टिव लेवल 1, इसमें क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 7। ठीक है, और इस पूरे शीट का सबसे अच्छा क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। इस पूरे शीट में सबसे अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, अब ज्यादा आज मैंने होमवर्क नहीं दिया क्योंकि ज्यादा मैंने आज कंपोनेंट्स पढ़ाया नहीं। अब ध्यान में रखना, 3rd लेक्चर मेरा होगा कंपोनेंट्स के ऊपर। कंपोनेंट्स एंड यूनिट वेक्टर होने के बाद जो आई कैप जे कैप सब दिख रहा है ना आपको, आई जे, ये सारा मतलब पूरा का पूरा बहुत सारा क्वेश्चन आप कर पाओगे। ठीक है, बट वो कंपोनेंट्स के बाद आएगा। ये अभी तक मैंने एक्चुअली 2 ही लेक्चर पढ़ा है आपको। आज तीसरा लेक्चर एक्चुअली सिर्फ क्वेश्चन सॉल्विंग था। ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर में भी मतलब आपको दिखा भी दिया कि देखो अच्छे इसके ऊपर के जेई के क्वेश्चन भी इजी होते हैं, बस आपको बेसिकली थोड़ा सा क्या लगाना पड़ेगा? दिमाग लगाना पड़ेगा, आराम से हो सकता है। ठीक है, और भाई हार मत मानो, सब कुछ हो जाएगा। चलो बाय गाइस, बाय एवरीवन।